अधिनियम ना पढ़ा जाए तो भारतीय अधिनियम या भारतीय पॉलिटी, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं प्राप्त होगा, या अधूरा भी नहीं कर सकते, इसके बिना जो है बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो महत्वपूर्ण ये है कि पहले जो शासन था, प्रशासन, जो व्यवस्था था, राजनीतिक व्यवस्था, एक राजा होता था, एक राजा था। सारी शासन व्यवस्था हो, चाहे कार्यपालिका का हो, न्यायपालिका का हो, या विधायिका हो, किसी व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द घूमता था, किसी व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द ये घूमता था। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, किस तरह से जो है एक व्यक्ति के शासन को एक संस्था के शासन के में परिवर्तित किया गया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में अगर जानकारी या उसके बारे में स्रोत जो चाहिए, सोर्स, वो सोर्स जब भी होगा तो ब्रिटिश कालीन अधिनियम, ब्रिटिश शासन के दौरान जो एक्ट्स पारित किए गए, उस एक्ट्स में ये बहुत बड़ा योगदान रहा कि जो व्यक्ति विशेष का शासन था वह एक व्यक्ति में समाहित होता था, और इस व्यक्ति विशेष के शासन को एक समूह के द्वारा या एक संस्था के द्वारा चलाया जाने लगा, जिससे वर्तमान में क्या है, एक सरकार बनता है, सरकार होता है। सरकार में क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल और सरकार है, विधायिका है, ये इसी में है, कार्यपालिका है, और क्या है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से प्रधानमंत्री जो निर्णय लेता है वो न्यायपालिका मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। न्यायपालिका के बात को भारतीय जनता या भारत के लोगों को मानना अनिवार्य होता है। लेकिन ये जो राजा था एक व्यक्ति विशेष था। अभी जो वर्तमान शासन जिसे लोकतंत्र के नाम से जानते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, वो क्या था, व्यक्ति विशेष न होकर के एक संस्था के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो इस अधिनियम को यानी जो है इस क्या सब प्रथा को किस तरह से बदला गया, इसके लिए हमें ब्रिटिश एक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए है क्या है, सबसे पहले जब 1764 से चलते हैं, 1764 में क्या हुआ, एक महत्वपूर्ण हिस्ट्री में थोड़ा सा चले जाते हैं। 1764 में जब बक्सर की लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई हुई, जो भारत के 1757 में लड़ाई हुई, प्लासी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो प्लासी की लड़ाई के बाद जो है, प्लासी की लड़ाई हार गया, भारतीय राजाओं के द्वारा जो लड़ा गया। बक्सर की लड़ाई जो हिस्ट्री में चले जाएंगे, वो उसमें भी अंग्रेजों की जीत हुई, इस समय जो शासन था दिल्ली पर, किसका शासन था, दिल्ली पर मुगलों का शासन था, दिल्ली पर, राइट, दिल्ली पर किसका शासन था, मुगलों का शासन था। 1764 कहा जाता है, हिस्ट्री में आप पढ़िएगा तो कहा जाता है कि 1757 की लड़ाई जो थी, अंग्रेजों के लिए यहाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए या शासन करने के लिए या शासन करने का द्वार जो है प्लासी की लड़ाई खोल दिया 1757 में। 1764
बक्सर की लड़ाई निर्णायक युद्ध हो गया। इस निर्णायक युद्ध के बाद जो है ये पूर्णतः ज्ञात हो गया या पूर्णतः मालूम हो गया कि भारत में जो है अब सत्ता किसकी स्थापित होगी, अंग्रेजों की सत्ता स्थापित की जाएगी। 1764 बक्सर की लड़ाई, कंपनी आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आया था, भारत में व्यापार करने आया था। व्यापार करने के दौरान क्या है, ये प्रशासक बन बैठा, जो है शासन करने के लिए उम्मीद जगा बैठा, जिसे 1764 की लड़ाई के बाद जो है पूर्णतः संभव हो गया कि भारत में जो अंग्रेज शासन कर सकता है, कंपनी के द्वारा शासन स्थापित हो जाएगा। 1764 की लड़ाई हार गया राजाओं का समूह, विशेष उसमें हिस्ट्री में जाएंगे नहीं क्योंकि हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। 1764 की लड़ाई हुई। 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से इंडिया में प्रभावी हो गया और तत्कालीन जो शासक था, तत्कालीन शासक कौन था, शहंशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो था इससे 26 लाख रुपए पर 26 लाख रुपया देकर के बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली, यानी जो इसका जो राजस्व व्यवस्था था इस पर पूर्णतः अधिकार कर लिया और 26 लाख रुपए उसको सालाना पेंशन के रूप में देना स्वीकार किया। 1772 आते आते जो है कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना ज्यादा प्रभाव बढ़ गया और जनता का इतना ज्यादा शोषण होने लगा, लोग त्राही त्राही हो गए। इसका चर्चा ब्रिटेन में भी होने लगा। जब ब्रिटेन में होने लगा तो ब्रिटेन में एक समिति, ब्रिटिश संसद ने कंपनी के कार्य के लिए, उसका वर्किंग था, व्यापार कर रहा है या कुछ और भी कर रहा है, तो उसके कार्यों को समीक्षा के लिए एक गुप्त समिति का जो है गठन किया गया। ठीक है, प्रवर समिति का गठन किया गया और यह समिति जो है 1773 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। 1773 में गुप्त समिति 1773 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और इस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद में जो एक्ट पारित किया जाता है वह एक्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट 18 मई, अगर डेट की बात करें तो 18 मई 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसमें जो है अब यह एक्ट क्या हो गया, लागू हो गया। एक्ट लाया गया कंपनी के जो है संसद के द्वारा कि भारत में जो व्यापार कर रहा है अंग्रेजों के द्वारा, वहां तो ज्यादा जो है लाभ कमा रहा है, लेकिन राजस्व जो है ब्रिटेन में कमा रहा है। तो रेगुलेटिंग एक्ट लाया 1773 में, उसके कार्यों का देखरेख के लिए, जो है समीक्षा के लिए। इसमें जो कहा, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है अब कंपनी का जो भी मामला था वो सिर्फ कंपनी का न रह करके क्राउन का भी, यानी ब्रिटेन का भी हो गया। ब्रिटेन में किसका शासन रहता था, क्राउन का। आज भी ब्रिटेन में जो राजतांत्रिक व्यवस्था के तरह एक तरह से लागू है, क्योंकि वहां जो है राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष राजा होता है।
उसका चुनाव नहीं किया जाता है, बल्कि ऑल इंडिया में क्या है, राष्ट्र का राज्याध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के किया जाता है, चाहे वह अप्रत्यक्ष रूप से ही चुनाव किया ना हो। ठीक है, तो 1773 के तहत अब जो वास्तविक रूप से सिर्फ जो है कंपनी का नियंत्रण नहीं रह गया, अब यह नियंत्रण जो है मामला क्राउन यानी ब्रिटेन के संसद में भी जाने लगा। फलतः क्या हुआ, इस रेगुलेटिंग एक्ट, इसको मिटा देते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके तहत 1774 में जो है एक बहुत बड़ा काम कर दिया गया। कलकत्ता में, बंगाल था, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय 1774 में, कब, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, जिसमें जो है न्यायाधीश, प्रथम न्यायाधीश, कई बार वन डे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, सर जॉर्ज इलिप्पे या इलिजाह डुप्पे, सर एलिजाह डुप्पे थे। इनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश और थे, यानी प्रथम बार जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना न्यायिक पालिका में पारदर्शिता लाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई कलकत्ता में। किस एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। और इसमें जो थे टोटल 4 थे न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश तो जो थे सर एलिजाह डुप्पे थे, या इनपे डुप्पे के जगह इनपे सर एलिजाह इम्पे, डुप्पे नहीं, एम्पे, इम्पे यार, सर एलिजाह इम्पे, ठीक है, इन्होंने थे, इनकी नियुक्ति की गई। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जो है पुनर्विचार की व्यवस्था की गई। पुनर्विचार यानी अगर जो है एक बार न्यायाधीश पुनर्विचार, जैसे आधुनिक समय में, वर्तमान समय में भी न्यायिक पुनर्विचार है, जब आपके न्याय को लगता है असंगत है तो आपको न्याय द्वारा अपील कर सकते हैं, तो न्यायिक पुनर्विचार की व्यवस्था उस एक्ट के तहत किया गया। ठीक है, प्रशासन की व्यवस्था, ठीक है, जिसके लिए जो है सदस्य नियुक्त किए जाते थे, उसका कार्यकाल जो था, कार्यकारिणी परिषद जिसको कहते हैं, कार्यकारिणी परिषद, इस समय जो गवर्नर जनरल थे भारत के लॉर्ड पामस्टन, नहीं लॉर्ड हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस था यार, वारेन हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस थे। और कार्यकारिणी परिषद का जो कार्यकाल था, कार्यकारिणी परिषद के सदस्य, कार्यकारिणी परिषद के सदस्य का कार्यकाल का निर्धारण किया गया, वो कितना था, 5 वर्ष का होता था। इस एक्ट के तहत कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां क्या था,
जब एक्ट नहीं आया था, जब एक्ट नहीं आया था तो क्या था, यहाँ किसके जो कर्मचारी थे, सारे कर्मचारी किसी न किसी तरफ से जो है अपने धन को इकट्ठा कर रहे थे। चाहे आप उसमें उपहार के स्वरूप उसमें टैक्स नहीं लगता था, उपहार शो कर लेता था, दान शो कर लेता था। तो इसमें क्या कहा गया इस एक्ट में कि कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी कोई दान या उपहार नहीं ले सकता है, उपहार नहीं ले सकता है। ठीक है, कोई दान या उपहार नहीं ले सकता है, यानी जो है इनकम टैक्स पर पूरा छापा लगा हुआ है। जैसे वर्तमान में मोदी के समय, मोदी का काल चल रहा है ना, ठीक है। अब इसके बाद जो है मुख्य रूप से 1773 सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इसमें हुई कि इस एक्ट में के माध्यम से भारत में प्रशासन के लिए एक लिखित, प्रशासन में एक लिखित जो इन राइटिंग लिखित रूप से संविधान की व्यवस्था की गई, यानी नियम कानून जिसको कह सकते हैं, संविधान तो नहीं कह सकते पूरा, लेकिन अगर बात करें तो लिखित रूप से एक नियम आया, कोई मौखिक नहीं था, ये लिखित रूप से ब्रिटिश संसद के द्वारा एक नियम आया। इस नियम के तहत जो है काम किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेन के लिए लिखित रूप से। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इस एक्ट में देखा गया, या इस एक्ट के तहत अगर दूसरी बात कर सकते हैं जो अन्य महत्वपूर्ण की तरह है, तो दूसरा बात ये है कि अब जो है सत्ता पहले था कंपनी के अधीन, और एक व्यवस्था की गई कि सत्ता जो है, यानी शासन व्यवस्था इसको कह सकते हैं, शासन व्यवस्था एक व्यक्ति, शासन व्यवस्था एक व्यक्ति विशेष से हटाकर, एक संस्था के द्वारा शुरू करने का प्रयास किया गया। इसके पहले क्या था, भारत में पूर्णतः राजतंत्र था। अब यहाँ जो है शासन कार्यकारिणी परिषद, जिसके सदस्य का कार्यकाल 5 साल का निर्धारित किया गया। यह जो कार्यकारिणी परिषद था, यह कार्यकारिणी परिषद का नियुक्त इसलिए किया गया कि इसमें जो है इसके कार्यों की देख रेख और समीक्षा कर सके, यानी शासन को चला सके। ठीक है, एक प्रयास किया गया, अभी छोटा सा प्रयास है शासन संस्था के द्वारा। यानी अभी तक भारत में जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आने से पहले भारत में विशुद्ध रूप से क्या था, एक राजतंत्र था, और राजतंत्र व्यक्ति विशेष पर होता है। ठीक है, और ये जो व्यवस्था स्थापित किया गया 1773 का एक्ट आया, इस एक्ट के तहत जो है ये व्यवस्था किया गया कि एक संस्था, एक कार्यकारिणी परिषद है जिसके तहत निहित है, ठीक है, कि इस कार्यकारिणी परिषद को अनुमति लेना है। इस कार्यकारिणी परिषद के प्रशासक जो है, प्रशासक मंडल जिसको कहते हैं, या कार्यकारिणी परिषद के प्रशासक मंडल, इसका नाम उसमें दिया गया प्रशासक मंडल। इसकी अनुमति लेना है। इसकी अनुमति को क्राउन के द्वारा रद्द भी किया जा सकता था, लेकिन और इसके तहत जो है एक वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स,
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति किया गया, जिसका कार्यकाल जो होता था 5 साल का होता। कार्यकारिणी परिषद जिसको कह सकते हैं, कार्यकारिणी परिषद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य का कार्यकाल 5 साल का होता था, और इसके सदस्य को तभी हटाए जा सकते थे, या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सिफारिश पर तभी हटाया जा सकता था जब उसे क्राउन हटाए। क्राउन का मतलब होता है ब्रिटेन के राजा से, क्योंकि अभी भारत में शुरुआत हो रहा है, भारत में अंग्रेजी शासन का शुरुआत हो रहा है, और एक और परिवर्तन हो रहा है कि राजतंत्र से जो है एक संस्था के द्वारा यानी लोकतंत्र का जो शुरुआत है वहां से स्थापित होने की कोशिश अभी कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जो इसका जो है, अब आते हैं 1773 आ गया भारत में। पूर्णतः मनसा स्थापित करने के बाद 1765 के बाद अब आता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस एक्ट की बात करें तो इस एक्ट जो है, यह एक्ट लगभग 11 साल के बाद, यानी 11 साल लगभग क्या 11 साल के बाद ही इस एक्ट को लाया गया। इस एक्ट के पहले जो है लाने की कोशिश किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट से पहले फॉक्स इंडिया एक्ट, जिसको कहते हैं फॉक्स इंडिया एक्ट जो है, लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स, लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिली जुली सरकार थी ब्रिटेन में। फॉक्स ने कोशिश किया, एक विधेयक लाया जिसमें कहा गया कि जो है कंपनी की राजनीतिक और सैनिक, कंपनी की राजनैतिक और सैनिक शक्ति, कंपनी की राजनैतिक और सैनिक शक्ति जो है 7 व्यक्तियों वाले संस्था को दे दिया जाए। 7 व्यक्तियों वाले संस्था को दे दिया जाए, जिसमें उसका जो है कार्यभाग पूरे कार्य की समीक्षा करेगा। उसमें शासन की प्रक्रिया को किया गया था। लेकिन यह विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स में तो पास हो गया। वहां 2 है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ कॉमन में विधेयक फॉक्स का तो पारित हो गया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस विधेयक को निरस्त कर दिया गया। निरस्त करने के फलस्वरूप यह इसकी जो सरकार थी वो गिर गई। सरकार की हो गई, क्या हो गया, सरकार गिर गई। अब सरकार गिर गई, अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज। भारतीय मुद्दों के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय मुद्दों के लिए ब्रिटेन में सरकार गिर जाता है। बहुत बड़ी चीज है, भारतीय मुद्दों के लिए ब्रिटेन में सरकार गिर गई। इसका नॉर्थ और फॉक्स का मिलजुल सरकार, ये बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद जो है एक विधेयक लाया गया संसद में, जिसमें कंपनी के द्वारा जो 1784 को पारित हुआ, और यह कहलाया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 काफी वाद विवाद की, यानी काफी वाद विवाद इसलिए हुआ क्योंकि किसी की सरकार किसी अन्य देश के राजनीतिक मुद्दों के लिए सरकार गिर गई।
बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार का गिर जाना। तो पिट्स इंडिया एक्ट काफी वाद विवाद के बाद आया यह अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पिट्स इंडिया एक्ट लाने के पीछे। ठीक है, अब इसमें जो है महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहा कि भारतीय जो प्रशासक वर्ग जो था, पिट्स इंडिया एक्ट, अब इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य था, इसमें भारत का गवर्नर एक है, भारत का शासन गवर्नर जनरल और उसके 3 सदस्य। भारत का जो था शासन व्यवस्था गवर्नर जनरल तथा उसके 3 सदस्य, 3 सदस्यीय समिति, 3 सदस्यीय समिति को सौंप दिया गया। और इस व्यवस्था में जो है क्या बोलता है, दोहरे शासन का आरंभ किया गया। क्या किया गया? दोहरे शासन का आरंभ किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोहरे शासन का आरंभ किस एक्ट के तहत किया गया? दोहरे शासन का आरंभ किया गया। अब दोहरा शासन क्या था? तो दोहरा शासन था एक स्थापित किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि भारत में भारतीय या जो है भारत में व्यापार को देखना, यानी व्यापार की समीक्षा करना, व्यापार की समीक्षा करना, व्यापार को देखना, लिख दो, व्यापार को देखना। दोहरे शासन पिट्स इंडिया एक बहुत महत्वपूर्ण रहा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था भारत में राजनैतिक क्रियाकलाप को देखना, राजनीतिक क्रियाकलाप को देखना। क्योंकि अब जो था भारत में क्या था, भारत में अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी न रह करके एक प्रशासनिक व्यवस्था में आ गया था। ठीक है, ये क्या था? प्रशासनिक व्यवस्था में आ गया था। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो काम था, क्या काम था? भारत में व्यापार को देखना। और इसका जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का राजनीतिक क्रियाकलाप को देखना। अब इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर जनरल जो है, इंपॉर्टेंट ये है गवर्नर जनरल किसी भी राज्य से, जैसे लड़ाई जो होता था तो किसी भी राज्य से, चाहे वो देशी रियासत वाला हो, लड़ाई की घोषणा करना, युद्ध की घोषणा करना या शांति संधि स्थापित करना, इसके जो है अनुमति के बिना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अनुमति के बिना नहीं कर सकता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अनुमति के बिना नहीं कर सकता था। ठीक है, उसकी वजह जो है, अब इसमें जो था बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, इसमें क्या था मेन रूप से जो था बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी, ये तीनों जो है मिलाकर के एक परिषद का गठन किया गया था और उसे जो है अपना अधिकार प्रदान कर दिया गया था। अब आता है इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1786, जो काफी महत्वपूर्ण नहीं रहा। इसमें जो दिया गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के तहत पिट्स इंडिया एक्ट जो है या भारत अधिनियम 1786 का, तो इसमें कॉर्नवालिस के समय का था। तो कॉर्नवालिस अपने सारे निर्णय का जो अधिकार था कॉर्नवालिस अपने हाथों में ले लिया था, इसलिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण नहीं था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय एक अधिनियम आया था 1786 का। तो पिट्स इंडिया एक्ट
उसके बाद आता है 1786 का। 1786 के बाद जो एक एक्ट आता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। वो एक्ट है चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट 1773। चार्टर एक्ट 1773। अब ये अधिनियम जो है, भारत में शासन व्यवस्था पूरा स्थापित हो गया था अंग्रेज का 1773 तक। कंपनी जो है दोहरे शासन को आरंभ कर दिया था, राइट। दोहरे शासन आरंभ करने के बाद जो है कंपनी का राजनीतिक व्यवस्था भी देख रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो देख रहा था, वो भारत में व्यापार देख रहा था। अब इसकी समीक्षा के लिए, 1793 में एक अधिनियम लाया गया जिसे चार्टर अधिनियम कहा गया। अब चार्टर अधिनियम समीक्षा की जो है, कंपनी की समीक्षा, कार्यों की समीक्षा के लिए जो है लाया ब्रिटिश संसद के द्वारा। इस अधिनियम के तहत जो महत्वपूर्ण बात है, यह इस कंपनी में जो व्यापार का एकाधिकार था, कंपनी के व्यापार का अधिकार, व्यापार के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा जो था, अब तक भारत में जो व्यापार कर रहा था, किसके द्वारा हो रहा था भारत में? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में व्यापार किया जा रहा था। इसमें व्यापार पर पूर्णतः एकाधिकार था अब तक, 1793 के एक्ट के पहले तक। इस एक्ट के तहत इसके अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के एकाधिकार कि मैं अकेले व्यापार करूंगा, इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया। भाई अब जो है आप अकेले व्यापार नहीं करेंगे। हाँ, आपका जो है चीन के साथ तथा चाय पर का व्यापार पे, तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार रहेगा। लेकिन आपका जो है भारतीय, इसके अलावा जो भारतीय व्यापार में मसालों का, कपड़ों का, हाथी के दांत का आदि पर व्यापार जो है, उस पर एकाधिकार समाप्त हो गया। अब उस पर जो है एकाधिकार नहीं रहेगा। यानी भारतीय बाजार में जो है अब एक से अधिक सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। सभी व्यापारियों के लिए, जो इंग्लैंड के थे, वो सभी व्यापारियों के लिए जो है खोल दिया गया रास्ता कि आप जो है भारत में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी राजनीतिक व्यवस्था में जो है राजनीतिक चिंतक जो कहते हैं कि भारतीय यानी राजनीति में धर्म को लाए, धर्म में राजनीति को ना लाए। ठीक है,
तो उस समय जो है राजनीतिक व्यवस्था भारत में पूरा जो है अंग्रेज अपना राजनीतिक व्यवस्था स्थापित कर रहा था, राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित कर रहा था। 1793 के एक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण बात की गई। यहाँ जो है ईसाई जो है मशीनरी, ईसाइयों को, ईसाई मिशनरी नरियों को जो है प्रवेश की अनुमति दे दी गई। भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी गई। अब प्रवेश की अनुमति दे दी गई, अब जो है महत्वपूर्ण ये है कि अनुमति दे दी, इसका काम दिया गया कि ये इसका जो काम दिया गया, इसका काम था भारत में यूरोपियों के हितों की रक्षा करना। भारत में इसका जो काम था, भारत में यूरोपियों की हितों की रक्षा करना, हितों की रक्षा करना। अब कैसे हितों की रक्षा करता? ईसाई धर्म को प्रचार करो, किसी भी हालत में जो है गोरे को जो है वैल्यू ज्यादा बढ़ाओ, इसका काम था। मतलब क्या हुआ, अंग्रेज धीरे धीरे बढ़ने लगे। अंग्रेज का धीरे धीरे वर्चस्व आम लोगों में हो गया, क्योंकि ईसाई मिशनरी जो है आम जनता में जाकर के गोरों का जो वैल्यू था उसको बढ़ाने के लिए दबाव देने लगा, ठीक है, और उसका अपना प्रचार करने लगा। एक महत्वपूर्ण और आया, अब तक के शिक्षा और साहित्य में राजा जो है अलग सा योगदान नहीं देता था। अब जैसे संगीत का क्षेत्र हो या साहित्य के क्षेत्र है, तो कई ऐसे राजा थे जिसके में काल में जो है कोई साहित्य की रचना नहीं हुई। इस एक्ट के तहत जो है एक महत्वपूर्ण बात आया कि इसमें जो है 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए को अलग रखा गया। किसके लिए अलग रखा गया? भारतीय साहित्य की विकास के लिए, भारतीय साहित्य की विकास के लिए, भारतीय साहित्य की विकास के लिए इसमें अलग से एक जो है बजट को दिया गया, जिसमें 1,00,000 रुपये था बजट यानी भारतीय साहित्य की उन्नति के लिए जो है एक अलग से बजट, जिसमें 1,00,000 रुपये का व्यवस्था किया गया, और इस व्यवस्था से भारतीय साहित्य का उन्नति हो सके। महत्वपूर्ण था। भारतीयों के लिए पहली बार जो है भारतीय साहित्य के लिए पहली बार योगदान दिया गया, इसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। उसके बाद इसका जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, नोट करें, ठीक है। उसके बाद आता है हाँ, अब जो बोर्ड था, इसका एक और पॉइंट अगर बना है, इसमें जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के वेतन जो है भारतीय कोष निधि से दिया जाएगा। भारतीय कोष निधि से दिया जाएगा। किसका वेतन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का।